हेलो अमर, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 5 यानी 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पे हम लोगों ने एसिड और बेस की खोज के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों की थ्योरीज देखी थी, आइडियाज देखे थे। ठीक है, और हमारी कहानी अभी भी फंसी हुई थी कहाँ पे सर? एसिड और बेस के एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन मतलब अभी तक हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई जो एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पाए और सभी के सभी एसिड उस पर क्या हो पाए, एप्लीकेबल हो पाए, यानी उसके लिए एबल हो पाए। तो प्रॉब्लम क्या चल रही है कि भैया एक व्यक्ति आ रहा है, वो थ्योरी दे रहा है, तो उस पर कुछ लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन पूरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, है ना? कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन पूरे लोग नहीं काम कर रहे हैं, यानी पूरे लोग मतलब पूरे एसिड काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें 2-4 एक्सेप्शन निकल के आ रहे हैं, अपवाद निकल के आ रहे हैं। फिर उन अपवाद को सॉल्व करने के लिए नया साइंटिस्ट आ रहा है, नया वैज्ञानिक आ रहा है। अब वो नए वैज्ञानिक फिर उस 2-4 एक्सेप्शन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उनके सामने भी एक्सेप्शन आ जा रहा है। तो अभी तक यही मिला जुला के चल रहा है कि एक्सेप्शन आ रहे हैं, फिर दूसरा साइंटिस्ट आ रहा है उनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन बचे ही रह जा रहे हैं। एक्सेप्शन नहीं खत्म हो रहा है, साइंटिस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन एक्सेप्शन खत्म नहीं हो रहा है। अगर अब तक हम रिवाइज करें तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि भाई जो साइंटिस्टों का पूरा कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्राचीन इतिहास तो उसका अलग है, लेकिन हम लोगों ने देखा था रॉबर्ट बॉयल से, है ना? तो रॉबर्ट बॉयल देखा था। रॉबर्ट बॉयल के बाद अभी तक हम कहाँ पे पहुंचे? उसके बाद एंटोनी लेवेसियर के पास पहुंच गए। उसके बाद एंटोनी लेवेसियर के बाद किसके पास पहुंचे? हम्फ्री डेवी के पास। तो हम्फ्री डेवी के पास पहुंचे, हमें लगा ये सोल्यूशन दे देंगे, तो नहीं, इनका भी कुछ ही देर तक सोल्यूशन रहा। इसके बाद हम्फ्री डेवी नहीं सोल्यूशन दे पाए, तो फिर कौन आते हैं? स्वांटे आर्हेनियस, एस आर्हेनियस, है ना? तो एस आर्हेनियस आते हैं, हमको लगा सबसे बेहतर इनका होगा, लेकिन पता चलता है ये भी फ्लॉप हो जाते हैं। इसके बाद हम किसके पास चले गए? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के पास। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, हमको लगा ये 2 लोग मिलके पूरा बड़ा काम करेंगे, लेकिन इनके अंदर भी क्या आ जाते हैं? कुछ क्या आ जाते हैं? एरर या एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, अब बारी बारी करके हम एक बार देख लेते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या बोला था? तो रॉबर्ट बॉयल ने ये बोला था कि अगर हम एसिड को किसके अंदर डालें? कैबेज के जूस के अंदर, तो एसिड क्या कर देगा? उनको रेड कर देगा, और अगर वो बेस होगा तो कैबेज के जूस को ब्लू कर देगा। लेकिन ये जूस वाला था, टेस्ट वाला था, है कि नहीं है? तो इस वाली कंडीशन को हम बहुत पुराना मानते हैं। कैबेज का जूस इतना इफेक्टिव नहीं है कि हार्ड एसिडिक वाले नेचर को भी डिफाइन कर पाए। इसलिए रॉबर्ट बॉयल की थ्योरी कुछ तरीके से सही तो है, लेकिन हर तरीके से सही नहीं है, तो इसलिए ये हट गई। उसके बाद आता है किसकी थ्योरी? एंटोनी लेवेसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि वो पदार्थ जो किससे बने हों? नॉन मेटल के ऑक्साइड से, यानी अधातुओं के ऑक्साइड से बनते हैं। तो वो जो हैं पदार्थ, उन पदार्थों को हम लोग क्या नाम देते हैं? एसिड। यानी अधातुओं के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? एसिड, यानी अम्ल कहलाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ भी बस 2-4 आए थे, और यहाँ पे एक जो एग्जैक्ट इन्होंने जो बात बोली थी ये बोली थी कि ऑक्सीजन अगर किसी पदार्थ में दिख गया तो क्या है? वो एसिड है। वो क्या है? एसिड। लेकिन मान लो अगर किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तब जैसे NH3, नहीं बता पाएंगे, इसमें तो नहीं ना है ऑक्सीजन, यस और नो? अच्छा, H2O में ऑक्सीजन है लेकिन वो एसिड नहीं है। तो कई सारे एक्सेप्शन आए हमारे पास कि भैया एसिड है तो ऑक्सीजन होना चाहिए इनके अनुसार, ऑक्सीजन के साथ आएगा तो एसिड है। लेकिन कई सारे ऐसे मिले जिनमें ऑक्सीजन है तो एसिड नहीं है, और कई ऐसे हैं कि जो एसिड है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ये फ्लॉप मार जाते हैं। उसके बाद किस पे कहानी आती है? हम्फ्री डेवी साहब पे। तो हम्फ्री डेवी साहब कहाँ पे लेके चल रहे थे? एक्चुअल में एंटोनी लेवेसियर साहब जिस प्रॉब्लम में फंसे थे वो था HCl में ऑक्सीजन नहीं था, फिर भी क्या था? ये एसिड था। तो हम्फ्री डेवी साहब उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में HCl इसलिए एसिड है क्योंकि इसके पास क्या है? H है। तो जिसमें हाइड्रोजन लगा होगा, जिस भी पदार्थ में क्या होगा? हाइड्रोजन, वो क्या होगा? एसिड होगा। वो क्या होगा? एसिड। ये किसने बोला? हम्फ्री डेवी साहब। लेकिन पुनः ये किसको नहीं समझा पाए? H2O को। लेकिन H2O के बारे में इतना तो उन्होंने बता दिया कि ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, क्योंकि दो धर्म रख रहा है, बेस का भी और एसिड का। ठीक है ना? ये बता दिया। लेकिन ये कहाँ फंस गए? H बोलने के बाद NH3 पर, क्योंकि NH3 में H है। देखिए अभी NH3 में क्या है? H है, लेकिन ये एसिड नहीं है, ये तो बेस है। हम्फ्री डेवी साहब ने क्या बोला? जिसके पास H वो क्या है? एसिड।
लेकिन यहाँ पे कहानी कहाँ फंस गई कि NH3 है और इसमें H होने के बावजूद ये एसिड नहीं है। तब इस सब को सॉल्व करने के लिए कौन आ गए? स्वांटे आर्हेनियस। अब स्वांटे आर्हेनियस साहब ने क्या बताया? स्वांटे आर्हेनियस साहब ने बताया यार कुछ इतना तामझाम करना ही नहीं है, कोई भी पदार्थ है उसको किसके अंदर डालो? पानी के अंदर डालो। अगर वो H प्लस आयन दे रहा है तो एसिड है, अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो बेस है ना? तो स्वांटे आर्हेनियस थ्योरी ऐसी थी कि पानी में डालो तो H प्लस और OH माइनस वाली कहानी बनेगी। H प्लस दिया तो एसिड, OH माइनस दिया तो बेस। क्लियर है? उसके बाद ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि NH3 का इसने भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। NH3 के बारे में अभी भी इनको बताने में क्या है? समस्या है। और इसके अलावा इस थ्योरी की एक और समस्या थी कि अगर H प्लस और OH माइनस ना मिले तब क्या होगा? है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अभी भी H2O तो कोई नहीं बता पा रहा है, ये भी बोल के चलेगा कि नहीं है ये क्या है? एम्फोप्रोटोनिक सब्सटेंस है ना? जैसे एम्फोटेरिक वो बोल के कि दो धर्म रख रहा है, वैसे ये भी बोल के चलेगा कि ये भी क्या है? दो धर्म रखने वाला व्यक्ति है। क्लियर है? अब इसके बाद कहानी कहाँ पे आती है कि स्वांटे आर्हेनियस फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तो ये नहीं सॉल्व कर पाते कि NH3 क्या है, और दूसरा AlCl3 के बारे में नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर ना H है ना ही OH है, तब ये एसिड है कि बेस ये बताना पॉसिबल नहीं है। तब इसके बाद आते हैं ब्रांस्टेड एंड लॉरी। तो ब्रांस्टेड और लॉरी क्या बताते हैं? प्रोटॉन देना और प्रोटॉन लेना। जो पदार्थ प्रोटॉन देगा वो क्या कहलाएगा? एसिड। जो पदार्थ प्रोटॉन लेगा वो क्या कहलाएगा? बेस। प्रोटॉन लेने वाला देने वाला एसिड और प्रोटॉन लेने वाला बेस। लेकिन ये भी कुछ ही दिन तक चलते हैं, यानी कुछ ही तरीके से इनकी लिमिटेशंस होती हैं। कुछ देर बाद इनकी भी थ्योरी क्या होती है? कुछ लोगों पे आके फेल मार जाती है। कुछ लोगों पे आके क्या मार जाती है? फेल। और अभी भी इनके सामने भी फेलियर के दो ही एलिमेंट नजर आ रहे हैं, एक है NH3 और दूसरा है AlCl3। तो ये अभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि NH3 क्यों आखिर बेस है और AlCl3 आखिर क्यों एसिड। ठीक है, या बेस है। अभी मैं एसिड बेस नहीं बताऊंगा कि AlCl3 है क्या। ओके, लेकिन हमको क्या समझना है कि NH3 एसिड है कि बेस है, अभी तक इसके बारे में सही तरीके से कोई एग्जैक्ट बता नहीं पाया। जो भी थ्योरी दे रहा है उसके अनुसार NH3 क्या नजर आ रहा है? उसके अनुसार NH3 एसिड नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में NH3 क्या है? बेस है। तो इसी थ्योरी को सॉल्व करने के लिए या इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास आते हैं नए साइंटिस्ट। ठीक है, कौन आते हैं? नए साइंटिस्ट। अब इन नए साइंटिस्ट की बात को हम समझते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं आज की क्लास में जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ये रहा पूरा का पूरा हमारे सामने। देखिए 1923 लिखा गया है, यहाँ पे डेट थोड़ा सा मैं सही करना चाहूंगा। यहाँ पे 1980 है, कई जगह पे 1923 है, लेकिन हम 1980 लेके चलेंगे। तो 1980 में G.L. लिविस की धारणा जो इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान पर आधारित है, अन्य धारणाओं की अपेक्षा यह अत्यंत व्यापक है। यहाँ से समझेंगे क्या लिखा गया है कि ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? स्वांटे आर्हेनियस की थ्योरी किस पे बेस्ड थी? पानी के अंदर डालो H प्लस OH माइनस, यानी पानी पे बेस्ड थी। ब्रांस्टेड लॉरी की थ्योरी किस पे बेस्ड थी? प्रोटॉन के देने और लेने पर। और ऐसे ही जो लिविस साहब है इनकी थ्योरी किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान पर। असल इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या होता है? पहले ये तो समझे। प्रोटॉन तो वहां पे समझ में आ रहा था, वैसे इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है ये तो समझना पड़ेगा ना भाई, इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं। एक्चुअल में हम बोलते हैं, एक नाम सुनने के लिए आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका? इसको समझिएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रयास करते हैं और समझते हैं। ओके, अब देखिएगा क्या होता है भाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक एटम क्या चाहता है? अपने आप को स्टेबल बनाना। क्या चाहता है? स्टेबल, यानी अस्थाई बना। क्या चाहता है? ताकि वो अस्थाई बन जाए। अस्थाई बनने के लिए उसको किसकी तरह बनना पड़ता है? तो सर हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, फिर क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, इनकी तरह ही तो बनना चाहता है, आया ना? लेकिन इनकी तरह बनने के लिए वो करे क्या?
तो इनकी तरह बनने के लिए उसको करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन, या एज इट इज बोले तो केमिकल बॉन्डिंग। क्या करना पड़ता है? केमिकल बॉन्डिंग। तो एटम क्या करते हैं? एक दूसरे एटम से जाके जुड़ जाते हैं। एक दूसरे एटम से क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और जुड़ने से तब जाके इनकी तरह बन पाते हैं। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? हर इस दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो 118 हैं। 118 में से इन लोगों को छोड़ के, यानी इन सातों को हटा दिया जाए तो कितने बचेंगे? 111। 111 आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं इनके जैसा बनने के लिए। पूरी केमिस्ट्री इसी पे आधारित है, इनके लड़ने भिड़ने पे। समझ पा रहे हैं? इस बात को पकड़िए। क्या बात कही जा रही है? ये कहा जा रहा है कि सातों की तरह बनना। पूरे कहानी का अर्थ क्या है कि इन सातों की तरह बनना है। किनको? इन 111 लोगों को। अब इसके लिए करते क्या है? तो ये 111 के 11 एलिमेंट आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग करने का पर्पज ये होता है ताकि इनकी तरह बन पाए। सीधा मतलब है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो एटम होते हैं भैया, स्थायी बनने के लिए, क्या बनने के लिए? अस्थाई बनने के लिए। अस्थाई बनने के लिए वो क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। और बॉन्डिंग करने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? कितने एटम चाहिए? 2। तो 2 लोगों से बॉन्डिंग करेंगे। अब बॉन्डिंग के कुछ रूल है। बॉन्डिंग के क्या है? कुछ रूल क्या है कि अगर तुम चाहते हो स्थायी होना, स्थायी होने मतलब बॉन्डिंग बनाना, तो इस कंडीशन में तुम्हें पहले अपने इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे। क्या करने होंगे? अपने इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे। यानी एटम के पास एक क्या रखा गया? एटम के लिए एक कंडीशन रखी गई है कि बेटा तुम चाहते हो अस्थायी होना, तो तुमको सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं है? यस नो? पहले दिखाओगे तब ना कोई आएगा। यस नो? मान लो तुम्हारे पास कितने की जरूरत है, जब मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन देखूंगा तभी तो समझ पाऊंगा। यस नो? हाँ या ना? बिल्कुल। तो एटम के लिए क्या है कहानी कि एटम को अपने क्या दिखाने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। तो पहला रूल तो ये है कि भैया एटम इलेक्ट्रॉन दिखाओ। एटम इलेक्ट्रॉन दिखाओ। एटम इलेक्ट्रॉन दिखाओ। ठीक है? अब एटम इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएगा? तो एटम को इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या होता है? तो एक एटम को ये दिखाना पड़ता है, इस विन्यास के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू एक एटम ये दिखा पाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितने रखे गए। जैसे अगर मैं 10 पे ले लूं, 10 पे कौन आता है? नियान आता है। तो अगर नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, 2 होगा, फिर 8। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और दूसरे कक्षा में इसके कितने हैं? 8। ठीक है? पहले कक्षा में, दूसरे कक्षा में 8। ऐसे ही अगर मैं किसका ले लूं, नियान क्या लाऊं? आर्गन का ले लूं। आर्गन का कितना होता है? 18। तो अगर देखा जाए तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। समझ में आ रहा है? कैसा नो? बिल्कुल। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेगा। किसके? सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेगा। हमको बनना किसकी तरह है? हमको बनना है बाकी लोगों की तरह, मतलब उन सातों की तरह, हीलियम, नियान, अरे बोलो भाई, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, आर्गन, सब इनकी तरह बनना है। तो इनकी तरह बनना है तो हम लोगों ने उनका देखा। हम लोगों ने किनका देखा? उनका देखा। किनका देखा? उन लोगों, उन सातों लोगों का देखा। उन सातों लोगों के अंदर एक कॉमन चीज मिली। जानते हैं क्या कॉमन चीज मिली? उन सातों के अंदर ऑब्जर्व किया गया और ये मिला कि भैया उन सातों के अंदर एक पर्टिकुलर चीज है कि उनके बाह्य कोश में, उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर बाह्य कोश में, मतलब उन सातों के अंदर, बाह्य कोश के अंदर, बाह्य कोश मतलब सबसे बाहरी कोश, जैसे अभी जस्ट लिया मैंने 2 और 8, तो ये तो क्या हो गया? अंदर हो गया, और ये क्या हो गया? बाहर वाला हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ये कहाँ पे रहेगा? ये न्यूक्लियस के पास रहेगा और ये न्यूक्लियस से दूर। यस और नो? ये आपका न्यूक्लियस भाई एटम कैसा होता है? एटम ऐसा ही तो होता है। ये देखो बीच में क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर कक्षाएं। तो पहली कक्षा में कितना है? 2, फिर दूसरी कक्षा में 8। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा कौन होगी? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझ पा रहे हैं? ये आपका क्या होगा? बाहरी कक्षा। तो बाह्य कोश को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल।
वैलेंस सेल। तो जो एटम है जिनको अस्थाई होना है, उन्होंने देखा कि यार जो ये अक्री गैसेस है, नॉर्मल गैसेस हैं, इनके बायकोस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमें भी अपने बायकोस में कितने इलेक्ट्रॉन करने की जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं भी 8 इलेक्ट्रॉन बना लूंगा तो मैं भी क्या बन जाऊंगा? क्या बन जाऊंगा? मैं भी नॉवल गैसेस की तरह बन जाऊंगा और मैं भी क्या हो जाऊंगा? अस्थाई। मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया कहानी? बिल्कुल सर। तो अब इनको क्या करना है? अपने बायकोस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, क्योंकि बाकी सातों के सातों का बायकोस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर है? अब इन्होंने अपने अंदर जब आइडेंटिफाई किया तो देखा यार इनके में भी ना बाह्य कोश में ही प्रॉब्लम है। किसमें प्रॉब्लम है? बाह्य कोश। इनके बाह्य कोश क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, इसीलिए तो ये अस्थाई नहीं है। इसका मतलब मेन प्रॉब्लम कहां पे है? बाह्य कोश में, वैलेंस सेल में। तो केमिकल बॉन्डिंग की दूसरी रूल जब बनाई गई तो ये बोला गया कि पहला रूल क्या था? कि अपने इलेक्ट्रॉन दिखाओ, अपने इलेक्ट्रॉन दिखाओ। दूसरा रूल क्या बना? कि बाह्य कोश के ही इलेक्ट्रॉन लाओ। केमिकल बॉन्डिंग करना है तो फिर किसको लेके आओ? बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन लेके आओ। क्योंकि प्रॉब्लम कहां है? बाह्य कोश में। जैसे खुद देख लो ना यार, 11 होता है सोडियम का, देखना पहले में कितना जाएगा? 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल सबको पता है। कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है अबाउ प्रिंसिपल और एक होता है बोरबरी, है ना? बोरबरी प्रिंसिपल। हम जो ये बता रहे हैं 281, वो किस प्रिंसिपल के अनुसार है? बोरबरी। कौन सा प्रिंसिपल है ये? बोरबरी। बोरबरी क्या कहते हैं कि पहले में कितना डालना है? 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में भी 8, फिर चौथे में 18, पांचवें में 18, फिर 32, फिर 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का क्रम होना चाहिए एक एटम के अंदर। पहले कोश में 2, दूसरे कोश में, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। इस तरीके से एटम भरने चाहिए। ठीक है? और अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये तो आप नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल के लिए मैंने आपको समझाया था, अगर नहीं जिनको आ रहा होगा तो आगे आप जाके देख लोगे। अफबाउ का प्रिंसिपल था ये वाला 1s2, 2s2, 2p6 बताया था, 3s2। तो इस तरीके से भरे जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं जिनसे आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हो। ठीक है ना? कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रखे गए हैं। ठीक है? फिलहाल में हम अपने समझने के लिए बोरबरी का नियम लेंगे, इसको अभी नहीं यूज करेंगे, हम सीधा सीधा काम करेंगे। तो जैसे अभी जस्ट मैंने बोला कि सोडियम है, सोडियम का कितना होता है? 11 मतलब पहले में कितने जाएंगे? 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना हो जाएगा? 1। क्या इसके तीसरे में, यानी तीसरा कक्षा ये है, ये बाहरी कक्षा है। पहली बात तो यही हमारा वैलेंस सेल होगा, बायकोस यही होगा कि नहीं होगा? ये और ये होंगे क्या? नहीं होंगे। अच्छा देखो, इसके नजदीकी वाला अक्री गैस कौन सा होगा? ये 11 पे ये है तो 10 पे कौन होता है? 10 पे कौन होता है? नियान। नियान का अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो तो नियान ये है, नियान का कितना होता है? 10। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो पहला 2, दूसरा 8। तो ध्यान से देखो, सोडियम का पहला वाला सेल नियान की तरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। दूसरा सेल भी नियान की तरह मिल रहा है, हाँ या ना? नियान के पास तीसरा सेल तो है ही नहीं ना। तीसरे सेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वैलेंस सेल में है कि नहीं है? यस और नो? बाकी सब चीजें तो मैच कर रही है ना, नियान की और सोडियम की। इन प्रॉब्लम कहाँ है? बाहरी कोश में। तो बाहरी कोश में देखा जाए तो प्रॉब्लम है कि इसमें 1 है और इसमें क्या है? 0 है। तो प्रॉब्लम हमेशा एटम के कहां पे होती है? बाहरी सेल में। इसीलिए क्या हो गया कि अगर आपको अस्थाई होना है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन शो करो, और दूसरा काम कि किस इलेक्ट्रॉन को लेके आना? बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को लेके आना। ठीक है ना? यानी सेकेंड रूल, बाह्य कोश के यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लेके आना। इलेक्ट्रॉन को लाओ। आई होप समझ में आ गया होगा। यस आनो? तो 2 रूल बन गए, पहला दिखाओ, दूसरा लाओ। कहां के लाओ? बाह्य कोश के। ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम चलेंगे तो आगे क्या देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आगे देखा जाए, अब ऐसे ही सभी लोग करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही सभी लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कार्बन को। किसको लेंगे? कार्बन को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रहा कार्बन। कार्बन आएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले में 2, दूसरे में 4। अगर कार्बन केमिकल बॉन्डिंग करना चाहता है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेके आने पड़ेंगे? 4। तो ये देखो 4, इसके ऊपर मैं ऐसे डाल दूंगा।
इसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे बताते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके कर लो या डॉट ऐसे लगा दो चार्टो, तो भी क्या हो जाएगा, ये बता रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है। समझ पा रहे हो? ये क्या होने के लिए आया है? ये आया है स्टेबल। तो जब स्टेबल होने के लिए आया है तो अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 4 दिखा दिए गए, ठीक है। अच्छा ऐसे ही देख लो, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, पहले में 2, दूसरे में 6। तो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे, अगर ये जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ जाएगा? सर 6, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने हैं? 6। तो आएगा तो ये अपने ऊपर ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन का देखा जाए तो कितना होता है? 7, पहले में 2, दूसरे में 5 होता है, पहले में 2, दूसरे में 5। नाइट्रोजन आएगा तो अपने साथ कितने लेके आएगा? 5, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो हमें साथ कितने इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है एक एटम को केमिकल बॉन्डिंग में? वैलेंस शेल पे। क्लियर है? ऐसे हम बाकियों का भी कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। हो गया? अच्छा हीलियम बाबू अक्री है, वो आएगा ही नहीं, वो केमिकल रिएक्शन के लिए आएगा, उसी की तरह तो बनना है सबको। तो क्यों आएगा? क्योंकि इसका तो पहले से क्या है? कंप्लीट है ना, वो अक्री गैस है। अच्छा इनके कहने का अर्थ है कि बोरॉन का बताना है। रुक जाइए, बोरॉन का भी बता देते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है, पहले में 2, दूसरे में 3। हो गया? अब मैं इसको लेके आ जाऊं तो बोरॉन के ऊपर कितने आएंगे? 1 2 3, यही आएंगे कि नहीं आएंगे? बस आई थिंक समझ में आ गया होगा। अरे हाँ ना बोल दीजिए। समझ में आया? चलिए अब पहुंचेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करने। क्या करने? केमिकल बॉन्डिंग करने। तो चलिए हम जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग करने। किससे? हम केमिकल बॉन्डिंग करने जा रहे हैं कार्बन से और ऑक्सीजन से। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, ऑक्सीजन का 8। अच्छा ये बताइए दोनों किसकी तरह बनना चाहेंगे? सर कार्बन चाहेगा भाई इनके नजदीक कौन सा है? नियान वाला है ना, देखो ध्यान से। अब बॉन्डिंग भी कई सारे तरीके से होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, तो इसको हम लोग आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, मतलब आयनिक क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं उस कंडीशन में। समझ पा रहे हो? और एक होती है साझेदारी करके, एक होती है शेयरिंग करके। तो हम यहाँ पे शेयरिंग करने वाला बॉन्ड लेने जा रहे हैं। कौन सा बॉन्ड लेंगे? शेयरिंग करने वाला। आराम से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार आयनिक बॉन्ड कब कब बनता है, पहले ये समझ लो। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक क्या हो? मेटल हो, और दूसरा क्या हो? नॉन मेटल। अब यार बताओ ये कार्बन कौन सा है? कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर मतलब एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या कर देगा? दूसरे वाले को दे देगा। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को निकाल के देने वाली प्रॉपर्टी किसके पास होती है? मेटल के पास। नॉन मेटल के पास नहीं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है लेने की। मेटल क्या चाहता है? देना। मेटल क्या चाहता है? देना। और नॉन मेटल क्या चाहता है? लेना। मैं बहुत बारीकी से आपको समझा रहा हूं ताकि एक एक करके आप समझते जाएंगे। एक एक स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आयनिक बॉन्ड बनेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ध्यान देंगे। तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। नॉन मेटल और नॉन मेटल अगर अपने आप को दोनों लोग स्थायी करना चाहते हैं, मतलब ये दोनों जुड़ के अपने आप को स्थायी करना चाहते हैं, तब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं इसको? सहसंयोजक बंध। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा? सहसंयोजक बंध। यानी यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? साझेदारी, है ना। वो अपना इलेक्ट्रॉन रखता है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन रखता है, दूसरा वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन रखता है, और कहता है जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। समझ पा रहे हैं? और दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? यूज करते हैं, और उस तरीके से अपने आप को स्टेबल रखते हैं। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है डायरेक्ट नॉन मेटल को, और नॉन मेटल से कुछ भी नहीं मांगता है, ठीक है। क्योंकि अगर मेटल देगा नहीं तो स्टेबल नहीं होगा। मेटल तब स्टेबल होता है जब वो देता है, और नॉन मेटल तब स्टेबल होता है जब लेता है। समझ में आया? तो हमको क्या लेके चलना है? कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है।
अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करेंगे हम लोग तो हमको पता है कि ये कार्बन है, कार्बन अपने साथ कितने लेके आएगा, कार्बन 6 पे, ऑक्सीजन 8 पे। दोनों किसकी तरह बनना चाहेंगे, नियॉन की तरह। नियॉन का कितना होता है 10, यानी कार्बन को कितना चाहिए 4 और ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2। तब तो ये बन पाएगा। ऑक्सीजन का 8 ऑलरेडी है, इसको 10 करना है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे। और कार्बन का 6 है तो इसको 10 बनने के लिए कितने लेने पड़ेंगे 4। यानी कार्बन कितने लोगों के साथ करेगा काम, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 4। सिंपल मतलब कितने लोगों का मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसको 4 और ऑक्सीजन मतलब 2। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। ऑक्सीजन मतलब 2। अब स्टार्ट होगा। ये भाई आएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेने। कब करेगा क्या, ध्यान देना। ये रहा कार्बन, अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, अभी जस्ट देखा हमने वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 4। तो 4 लिख दिया मैंने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होगा इसके। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन अपने साथ आएगा कितने लेके आएगा, अभी जस्ट देखा गया 6। कितने लेके आएगा 6, तो ऑक्सीजन लेके आएगा 6। ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अलग कलर से कर देते हैं, तो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 हो गए। अब ऑक्सीजन को चाहिए कितने, ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2 ही ना, तो ऑक्सीजन बस इन दोनों से शेयरिंग कर लेगा, है या ना। कर लिया शेयरिंग, मतलब कहा है कार्बन से क्या एग्रीमेंट हो गया, कार्बन से ये एग्रीमेंट हो गया कि ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अब आपसे क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो गया, लेकिन तुम्हारा वाला मेरा भी हो गया। तो अब ये ऑक्सीजन ने इसके भी 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब कितने हो गए ऑक्सीजन के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए कि नहीं हो गए। 8 मतलब 2 ऑलरेडी पहले कोर्स में है और 8 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए इसके 10। ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कार्बन का देखो, कार्बन के कितने हुए हैं सर, 1 2 3 4 और ऑक्सीजन वाले भी गिने जाएंगे तो 5 और 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी भी इसको कितने की जरूरत है 2 की, क्यों, क्योंकि अभी 8 नहीं हुए उसके बायोकोस में। तो इसके लिए पुनः एक और ऑक्सीजन को बुलाएगा, ये ऑक्सीजन और आएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन और आएगा। ये ऑक्सीजन भी अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा 6। तो 1 2 3 4 3 4 5 6 हो गया। और ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग कर लेगा। कर लिया तो इसका पुनः इस ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, इस ऑक्सीजन का भी पूरा का पूरा 8 हो गया। लेकिन इस कार्बन का देखो, अब इस कार्बन का क्या हो गया, अब इस कार्बन का पूरा 8 कंप्लीट है कि नहीं है। इस कार्बन का पूरा 8 कंप्लीट है, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी हो गया। अब थोड़ा ऑब्जर्व करना, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया था 4, अपने साथ कितने लेके आया था 4। ये चारों के चारों ने शेयरिंग कर ली कि नहीं कर ली, चारों के चारों ने शेयरिंग कर ली। यानी स्टेबल बनने के लिए उसने क्या किया, चारों का एक साथ क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया। क्लियर है। लेकिन ऑक्सीजन कितने लेके आया था 6, इसने केवल और केवल कितने किए हैं 2 ही ना किए हैं, बाकी यही 4 तो क्या है, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। यानी इन चारों का कोई यूज हुआ है शेयरिंग के अंदर, नहीं। समझ में आ रहा है, आया ना। यानी कार्बन के तो चारों हो गए, जितने आए थे सब के सब शेयरिंग में चले गए। तो यहां से ये दिख रहा है कि ऑक्सीजन के आए तो थे 6, लेकिन शेयरिंग कितने ने किया 2, यानी भाग कितनों ने लिया, मात्र 2 लोगों ने। बाकी 4 बैठे के बैठे रह गए कि नहीं रह गए, तो वो भी बैठे हैं और किस में बैठे हैं, जोड़े में। किस में बैठे हैं, जोड़े में। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी ध्यान से आप समझेंगे, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि भैया अगर एक एटम है, उस एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, अब अंदर के इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है सर, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो क्या करने आए थे, क्या करने आए थे बताइए। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम ही दे देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आए थे उस एटम को स्टेबल कराने के लिए, उन सभी लोगों में से सबने भाग नहीं लिया। कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़े के अंदर रुक गए और उन्होंने भाग नहीं लिया है। किसमें रुक गए, जोड़े में रुक गए और उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भाग नहीं लिया है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग में भाग उन्होंने नहीं लिया है, तो ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब समझ पा रहे हैं, यहाँ पे समझो कि लोन पेयर का मतलब यहाँ पे लोन से रिप्रेजेंट कर लो। इनके लिए क्या है, ये लोन है, ये दूसरे को लोन दे सकते हैं। यार इनका बैठा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो खाली है ना, ये अगर चाहे किसी को लोन देना तो दे सकते हैं। लोन कब देता है, बैंक कब देता है, जब उसके पास पैसा होगा तभी तो दोगे लोन। लोन मतलब कर्जा, सिंपल समझो, कर्जा तभी दोगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा।
यहाँ पे क्या है, इन एटम्स के पास क्या है, पेयर में इलेक्ट्रॉन क्या है, रुके हुए हैं, तो ये लोन दे सकते हैं, इसलिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन देने वाले इलेक्ट्रॉन है। ये बाद में किसी ना किसी को क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं कि हमेशा करते रहेंगे, लेकिन किए जा सकते हैं। भाई पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप कर्जा दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दे ही दें, लेकिन दे सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसका मतलब सर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन ने कितना लेके आया था, 6, इस 6 में से यूज कितने हुए हैं, 2 यूज हुए हैं, और कितने रह गए, तो सर 4 अनयूज है कि नहीं है, 4 अनयूज है। 2 का यूज किया गया, 4 को नहीं यूज किया गया, तो 4 मतलब 2 का जोड़ा बनेंगे, तो 2 जोड़े बनेंगे नहीं बनेंगे, तो यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। ऐसे ही नाइट्रोजन को आप किसी भी एटम का आप निकाल सकते हो कि उसके पास लोन पेयर है कि नहीं है। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मैं इसका निकालूं तो सबसे पहले में 2, दूसरे में कितना जाएगा, 5। अच्छा, नाइट्रोजन किसकी तरह बनना चाहेगा, नियान की तरह। नियान की तरह मतलब कितना इसको लेना है, मतलब नियान का कितना होता है, सॉरी नियान का होता है 10, तो इसका 7 है, इसको कितने चाहिए, 3। इसके बाइकोस में भी देखो 5 है, यानी यहाँ पे कितना चाहिए, 3 और चाहिए ना। तो ये जब जाएगा तो इसके 5 इलेक्ट्रॉनों में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएंगे, 3 ही ना जाएंगे। अगर शेयरिंग होगी किसी नॉन मेटल के साथ तो शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 ही किसी अगले वाले से शेयर करेंगे, यस और नो। बाकी 2 तो बैठे रहेंगे ना, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन बैठने का मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? आई थिंक क्लियर हो गया होगा फिनोमिना, यस और नो। तो इसका नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लिविस थ्योरी कहती है, यही कहती है कि उन्हीं जो लोन पेयर, जो उस एटम के पास जो बचे हैं ना लोन पेयर, उन्हीं का आदान प्रदान, यानी एक पदार्थ है या सिंपल वो केमिकल बॉन्डिंग कर लिया, केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद उसके पास क्या बच गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। तो एक जो है दे रहा है, एक क्या कर रहा है, दे रहा है, और दूसरा एक पदार्थ है जो क्या कर रहा है, ले रहा है। तो उस आधार पे जो देगा, उस आधार पे हम उसको बोलेंगे बेस। जो देने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, बेस। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या कहलाएगा, बेस। और जो लेगा उस लोन पेयर को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड। यही थ्योरी है इनकी, ठीक है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, वो क्या कहलाएगा, एसिड। और जो लेगा, सॉरी जो देगा बेस, और जो लेगा एसिड। अब इसके लिए आप एग्जांपल भी उन्होंने दिया है, उस एग्जांपल को देखेंगे फटाफट। यहाँ पे अभी बहुत सारी बातें दी गई, लेकिन हम एग्जांपल पे पकड़ते हैं। देखिए, जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 3 लोगों से बॉन्डिंग कर ली, कैसा नो, इसके हो गए 10। लेकिन इसका अभी भी बायोकोस में 1 लोन पेयर बचा है कि नहीं बचा, अभी जस्ट देख के आए हम लोग। नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है कि नहीं होता है। तो ये अपना ये जो लोन पेयर है वो किसको दे देगा, BF3 को। किसको दे देगा, BF3 को। और जब BF3 को दे दिया तो इसने दिया है इसलिए क्या कहलाएगा, बेस, और इसने लिया है इसलिए क्या कहलाएगा, एसिड। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन देखो, इस आधार पे लिविस साहब ने समझा दिया कि NH3 बेस क्यों है ना। NH3 बन गया ना बेस। इससे पहले हम लोग नहीं बता पा रहे थे NH3 एसिड है कि बेस है, हम लोग जो भी थ्योरी देते थे उससे ये एसिड होता था। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार क्या हो गया, ये बेस हो गया ना। क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर थे और ये लोन पेयर दे सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये बेस। और जो ले सकता है वो क्या कहलाएगा, एसिड। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा इनकी थ्योरी, यस और नो। तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि इनकी थ्योरी थी क्या, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। क्लियर है? अब आगे की थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।